जर्मनी के एजुकेशन के इतिहास पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हिटलर के पतन के बाद किस तरह उस वक्त के जर्मनी के विजनरी नेताओं ने सिर्फ 10 साल में जर्मनी को जीरो से शुरू करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया था। हमने देखा था कि कैसे एक ऐसे देश में जिसके दिमागों में हिटलर ने नफरत का जहर भर दिया था, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी, बर्बादी का सन्नाटा था, उस देश को एजुकेशन के जरिए फिर से कैसे खड़ा किया गया। लेकिन इसी कहानी का, जर्मनी की एजुकेशन की कहानी का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि जर्मनी की शिक्षा की असली कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कैसे कुछ विजनरी लीडर्स ने एजुकेशन को समाज को उठाने के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि ये भी है कि कैसे हिटलर ने उसी एजुकेशन को समाज को तोड़ने के लिए, नफरत बोने के लिए और युद्ध की आग भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। इस वीडियो में हम इसी परत को खोलेंगे और देखेंगे कि हिटलर से पहले जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम क्या था, कैसे था, और हिटलर से पहले के जर्मनी के निर्माण में, उसकी वैज्ञानिक सांस्कृतिक नींव में उस एजुकेशन सिस्टम की क्या भूमिका थी। और फिर समझेंगे कि हिटलर ने एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या खिलवाड़ किया, क्योंकि अगर नेता विजनरी हो तो एजुकेशन भविष्य बनाती है, और अगर नेता खतरनाक हो तो यही एजुकेशन समाज को बर्बाद भी कर सकती है। तो जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की कहानी शुरू होती है 800 ईस्वी से भी पहले, जब जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। आज जिस जमीन को हम जर्मनी कहते हैं, जिस एरिया को हम जर्मनी कहते हैं, वो सिर्फ उस समय घने जंगल, नदी और बिखरे हुए कबीलों की एक धरती थी। कोई एक झंडा नहीं था, कोई एक राजा नहीं था, वहाँ की कोई एक भाषा नहीं थी। हर कबीले का अपना एक सरदार होता था, सबकी अपनी अपनी बोलियाँ होती थी, रीति रिवाज होते थे। और अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एजुकेशन का मतलब था जिंदा रहने के हुनर सीखना सिखाना, जैसे शिकार, युद्ध, पूजा, किस्से, कहानियाँ। यही लोग सब एक दूसरे से सीखते रहते थे। लेकिन इतिहास कभी ठहरता नहीं है। जर्मनी कबीलों में से एक कबीला फ्रैंक्स धीरे धीरे आसपास के सब कबीलों में ताकतवर बनता चला गया, और उसने छोटे छोटे कबीलों को जोड़ के एक बड़ी किंगडम बनाई, फ्रैंकिश किंगडम। यहीं से कहानी मोड़ लेती है जर्मनी की, और आगे चलकर लगभग 770 के दशक में फ्रैंकिश किंगडम का एक सम्राट हुआ, चार्लेमन। और अगले 3 दशक में चार्लेमन ने आधा यूरोप जीत लिया। फ्रांस, बेल्जियम, आज का सारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उत्तरी इटली, ये सब फ्रैंकिश किंगडम में, उसके राज्य में शामिल थे। अब सवाल ये था कि एक बड़े भूभाग का सम्राट तो बन गया, लेकिन इतनी बड़ी सत्ता को, इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाए? क्या सिर्फ तलवारों, घोड़ों और सैनिकों के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य संभाला जा सकता था? चार्लेमन का मानना था कि नहीं। उसका विजन था कि साम्राज्य चलाने की असली ताकत फॉर्मल एजुकेशन से आएगी। उसको एक साम्राज्य चलाने के लिए चाहिए थे पढ़े लिखे पादरी, कुशल ऑफिसर्स, कानून को समझने वाले विद्वान। तो यहीं से जर्मनी में पहली बार फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत महसूस हुई। चार्लेमन ने एक साहसी फैसला लिया। उस पूरे इलाके में, उस पूरे भूभाग में कहिए, पहली बार फॉर्मल एजुकेशन के लिए, यानी कि पहले स्कूल खोलने के लिए एक सरकारी आदेश निकाला गया। उसका नाम था एडमोनेशियो जनरलिस। इसका मतलब था कि हर चर्च, हर मठ में एक स्कूल होगा। और यही वो दौर था, कह सकते हैं यही वो क्षण था, जब पहली बार उस इलाके में, जिसे आज हम जर्मन के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में औपचारिक स्कूल शिक्षा का बीज पड़ा, और वो भी शाही मोहर के साथ। इस आदेश के बाद चार्लेमन ने पहला काम तो ये किया कि स्कूल्स बनवाए, जहां कुलीन घरानों के और पादरियों के बच्चे लैटिन, मैथमेटिक्स, रिलीजियस रूल्स और खगोल शास्त्र का अध्ययन करते थे। दूसरा काम यह हुआ कि जर्मनी में उस वक्त सैकड़ों बोलियां थीं, अलग अलग कबीले की अलग बोली थी। चार्लेमन ने लैटिन को एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और धार्मिक मामलों की प्रमुख भाषा बना दिया। लैटिन आम जनता की भाषा नहीं थी, लेकिन सत्ता और धार्मिक संस्थानों की एक आवाज़ थी। धीरे धीरे एजुकेशन की भी भाषा बन गई। और तीसरा काम यह हुआ कि चार्लेमन ने पूरे यूरोप से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, शिक्षाविदों को बुलाया। इंग्लैंड के उस समय के एक बहुत मशहूर शिक्षाविद थे, एल्क्विन ऑफ यॉर्क। उनको बुला के और उन जैसे और विद्वानों को बुला के जर्मनी के पहले सेट ऑफ फॉर्मल स्कूल्स बने थे, उनका सिलेबस तैयार कराया गया।
और चौथा काम चार्लेमेन ने ये किया कि उसने देखा स्कूल्स में पढ़ाने के लिए बाइबल की कॉपीज चाहिए थी, बुक्स चाहिए थी, तो उसने स्क्रिप्टोरियम बनवाए। मठों के भीतर छोटे छोटे कमरे जिनमें मोमबत्ती की हल्की रोशनी में भिक्षु बैठते थे और कलम कागज़ लेके बैठते थे और बाइबल का, पुराने ग्रंथों का हाथ से कॉपी कर करके उनकी बुक्स तैयार करते थे, फिर वो स्कूल्स को दी जाती थी, चर्च को दी जाती थी। तो ये 4 कदम चार्लेमेन ने उठवाए एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और एजुकेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए पहली बार। लेकिन 800वीं ईस्वी के आसपास जर्मनी के एजुकेशन की ये कहानी अभी तो शुरू हुई है, यहाँ रुकती नहीं है। बड़े बदलाव हुए लेकिन ये शिक्षा जनता तक नहीं पहुंची। किसान अपनी अपनी लोकल डायलेक्ट्स बोलते थे, लड़कियों की शिक्षा लगभग शून्य थी और एजुकेशन का जो ओवरऑल पर्पस था वो ये था कि धर्म और सत्ता में कुर्सियों पर जो बैठे लोग हैं उनकी सत्ता को मजबूत करना है, आम इंसान का विकास करना है या आम इंसान को मजबूत करना है। ऐसा एजुकेशन का कोई पर्पस उस समय नहीं था। फिर भी इतिहास गवाह है कि उसी दौर में वहाँ से जर्मनी की ज़मीन पर शिक्षा का पहला पौधा अंकुरित हुआ। अब पहला पौधा तो अंकुरित हो चुका था लेकिन उसकी जड़ें अब भी सत्ता और धर्म के मठाधीशों के मुट्ठी में थीं। फिर आया सन 1450 में एक ऐसा आविष्कार जर्मनी में हुआ जिसने पूरी दुनिया के लिए एजुकेशन के दरवाजे खोले नहीं तो उसके रास्ते मजबूत कर दिए, हम ये कह सकते हैं। ये आविष्कार था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। हम अभी बात कर रहे थे कि जब किताबें नहीं थीं तो उस वक्त भिक्षु मोमबत्ती की रोशनी में दिन रात किताब का एक एक पन्ना तैयार करते थे हाथ से लिख लिख के। ये बड़ा धीमा काम था और बहुत महंगा काम था और आम आदमी की पहुंच से तो किताबें बाहर थीं। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद एक ही किताब की सैकड़ों और बल्कि हजारों कॉपियां तेजी से बनती थीं और सस्ती बन सकती थी। तो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद किताबें मठों की अलमारियों से निकल के शहरों और बाजारों में पहुंचने लगी। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। किताबें तो छपने लगी, प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो बुक्स छपने भी लगी, लेकिन बुक्स छपती थी लैटिन में और उस इलाके में लैटिन जानना सिर्फ कुलीनों का विशेष अधिकार था। आम जनता जिसमें किसान थे, मजदूर थे, इनको किताबों से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि लैटिन की किताबें थी और लैटिन उनको आती नहीं थी। कह सकते हो कि किताबें तो बहुत थी लेकिन पढ़ने वाले अब भी गिने चुने थे। ये एक ऐसा था जैसे आपके पास इंटरनेट हो लेकिन सारी की सारी वेबसाइट्स एक ऐसी लैंग्वेज में हो जिसको 90% या बोलिए 95% लोग तो समझते ही नहीं हैं। तो ऐसे इंटरनेट का क्या करोगे आप। तो 1450 में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद और किताबों का छपना शुरू होने के बाद 1500 के दशक की शुरुआत हुई और जर्मनी के एक भिक्षु और विद्वान जिनका नाम हम सब जानते हैं, मार्टिन लूथर ने वही सवाल उठाया जिससे इतिहास हिल गया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान का संदेश सबके लिए है तो बाइबल सिर्फ लैटिन में क्यों, हर इंसान इसे अपनी भाषा में क्यों नहीं पढ़ सकता। तो लूथर ने प्रिंटिंग प्रेस को हथियार बनाया। उन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि किसान, व्यापारी, मजदूर हर कोई उसको पढ़ सके। लूथर का मकसद शुरू में एजुकेशन रिफॉर्म नहीं था, वो रिलीजियस रिफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन बुक्स लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए उन्होंने क्रांति की और इस क्रांति ने अनजाने में ही शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर दिया। पूरे समाज में एक सवाल गूंजा, अगर हम बाइबल पढ़ सकते हैं तो और किताबें क्यों नहीं पढ़ सकते। और पहली बार इस तरह औपचारिक शिक्षा हासिल करने की भूख आम जनता के दिलों में जाग गई और यहीं से जर्मनी में शिक्षा पर पहली राज्य नीति बनी। तो यहीं से फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसीज अस्तित्व में आईं। कई राज्यों ने पॉलिसीज बनाई और कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए कानून पास किए। इन कानूनों में लिखा था कि हर बच्चे के लिए अब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होगी, लड़का हो या लड़की सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी होगी और एजुकेशन देना राज्य की जिम्मेदारी होगी। स्कूल खोलना राज्य की जिम्मेदारी होगी, टीचर्स अपॉइंट करना, टीचर्स ट्रेन करना, ये सब राज्य की जिम्मेदारी होगी। सिलेबस तैयार करना राज्य की जिम्मेदारी होगी और सिलेबस भी मातृभाषा में होगा। धार्मिक, नैतिक शिक्षा, सिविक साइंसेज, यहाँ से फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुई, फॉर्मल कैरिकुलम्स बने, फॉर्मल पॉलिसी के तहत स्कूलों में काम होना शुरू हुआ और यहीं से यूरोप में सार्वजनिक शिक्षा का सबसे पहला ढांचा खड़ा हुआ। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी, उस दौर की एजुकेशन पॉलिसी अभी सबको एजुकेशन देने के लिए एक टूटा हुआ सपना जैसी थी, बिखरा हुआ सपना जैसी थी। कहीं पे स्कूल थे, कहीं पे नहीं थे, कहीं एजुकेशन बहुत मजबूत थी और कहीं करीब करीब नाम की एजुकेशन होती थी। क्योंकि जर्मनी जो था वो
पहले कबीले थे, कबीलों से धीरे धीरे राज्य बन गए, लेकिन कोई एक नेशनल मॉडल नहीं था, कोई देश नहीं था। हर एक राज्य अपनी मर्जी से चलता था। 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के नक्शे पर एक नई ताकत उभर रही थी, प्रशिया। छोटा सा राज्य था, लेकिन तेजी से बढ़ रही सैन्य ताकत थी। और प्रशिया मशहूर हो रहा था अपने अनुशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस के लिए। प्रशिया के इस उदय के पीछे एक विजनरी राजा था वहाँ का, फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक का मानना था कि सिर्फ हथियारों से देश मजबूत नहीं होता, पढ़े लिखे अनुशासित नागरिक भी देश को मजबूत करने के लिए चाहिए। तो फ्रेडरिक ने 1717 में एक ऐतिहासिक कानून बनाया। एजुकेशन पॉलिसीज बन गई थी, राज्यों में एजुकेशन को लेकर कानून बन गए थे, लेकिन ऐसे ही था, वॉलंटरी था। फ्रेडरिक ने प्रशिया में पहली बार कानून बनाया कि हर बच्चे को 5 से 13 साल की उम्र तक स्कूल जाना अनिवार्य होगा। ये दुनिया में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का पहला कानून था, जिसमें हर बच्चे को 5 से 13 साल की उम्र के हर बच्चे को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि ये कानून, हर बच्चे को स्कूल भेजे जाने का कानून, हमारे देश में हमने 2009 में बनाया है, वहाँ 1717 में बन गया था। तो इस कानून के बाद प्रशिया के स्कूल हर गांव और कस्बे में पहुंचने लगे, लेकिन एजुकेशन का जो दायरा था कि क्या पढ़ाना है, ये अभी भी बहुत सीमित था। स्कूलों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, बेसिक मैथमेटिक्स, बाइबल की एजुकेशन मिलती थी, थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट। बच्चों की सोच डेवलप करना, उनकी क्षमताओं को डेवलप करना, उनकी संभावनाओं को डेवलप करना, ये सब काम अभी एजुकेशन में शुरू नहीं हुआ था। और फिर आया वो नाम जिसने जर्मनी की शिक्षा को दुनिया की प्रेरणा बनाया, विल्हेम वॉन हम्बोल्ट। 1809 में हम्बोल्ट प्रशिया के शिक्षा मंत्री बने। हम्बोल्ट का मानना था कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नौकरी नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इस फिलॉसफी पे हम्बोल्ट ने प्रशिया के मॉडल में एक नया आयाम जोड़ा। एजुकेशन का लक्ष्य सिर्फ राज्य की सेवा नहीं होगी, सिर्फ धर्म की नॉलेज नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति का पूरे व्यक्तित्व का विकास एजुकेशन का पर्पस होगा। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई और उसमें रिसर्च और टीचिंग को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। 1810 में उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, बर्लिन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पहला विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं। ये जो हम्बोल्टियन मॉडल था, आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की नींव बना हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक, यानी लगभग 1850 तक, हम्बोल्टियन एजुकेशन मॉडल पूरे जर्मनी में फैल गया, अलग अलग राज्यों में, फिर यूरोप में, अमेरिका, जापान, फ्रांस। जहाँ भी एजुकेशन पे कोई काम हुआ तो कंपलसरी एजुकेशन का विचार एक आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में फैला वहाँ से। और इसका एक ही आउटकम था कि शिक्षा सिर्फ धार्मिक संस्थानों या समाज की नहीं, राज्य की जिम्मेदारी बन गई। स्टेट्स ने, गवर्नमेंट्स ने, राजाओं ने, सम्राटों ने मानना शुरू किया कि एजुकेशन देना हमारा काम है, राज्य का काम है, परिवारों का और समाज का नहीं, और धार्मिक संस्थानों का नहीं। तो हम्बोल्ट का एजुकेशन मॉडल आते आते जर्मनी में सोचने वाले दिमागों की, कुछ नया कर सकने वाले दिमागों की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब सामने था नई दुनिया का सबसे बड़ा सवाल। जर्मनी के शिक्षित दिमाग ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की मशीनों से कैसे मिलेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरा का पूरा यूरोप औद्योगिक क्रांति की आंधी से हिल रहा था। स्टीम इंजन बन चुका था, टेक्सटाइल मशीनें बन चुकी थीं, रेलवे की पहली पटरी बिछा के ट्रेन दौड़ने लगी थी। दुनिया बदल रही थी, लेकिन जर्मनी, जो उस समय भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की दौड़ में पीछे छूट रहा था। अब जर्मनी के जो राज्य थे, उनके उद्योगों को चाहिए थे ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे टेक्नीशियंस जो मशीनों से खेलना जानते हों। तो उस इलाके का एक छोटा सा राज्य था बाडेन। बाडेन के सम्राट थे ग्रैंड ड्यूक लुइस। वो समझ चुके थे कि अगर राज्य को ताकतवर बनाना है तो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। उनके सामने समस्या साफ थी, मशीनें आ रही थी लेकिन ट्रेंड इंजीनियर्स नहीं थे। इंग्लैंड से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती थी जो कि महंगी थी। कारीगर उनके पास थे लेकिन साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। लोहार हथौड़ा चला सकता था लेकिन मैटर की केमिस्ट्री नहीं जानता था। टेक्सटाइल वर्कर कपड़ा बुन सकता था लेकिन टेक्सटाइल मशीनें ठीक नहीं कर सकता था। तो यहीं से 1825 में
कार्लसरूह नाम के शहर में दुनिया का पहला पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो ये जो पहला पॉलिटेक्निक स्कूल बना, यहाँ छात्र मशीनों को किताबों में नहीं बल्कि वर्कशॉप में अपने आमने सामने देख के सीखते थे। और जो वहाँ टीचर्स होते थे वो एकेडमिशियंस नहीं बल्कि इंडस्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर्स वहाँ पे पढ़ाने आते थे। यहाँ से पैदा होने शुरू हुए वो दिमाग जिन्होंने जर्मनी की औद्योगिक क्रांति की दिशा बदल दी। सीमेंस, BASF, क्रुप जैसी कंपनियाँ सारी दुनिया में छा गईं। क्लासरूम से फैक्ट्री तक जैसे जैसे ये पॉलिटेक्निक्स चारों तरफ फैले, वैसे वैसे चारों तरफ नई इंडस्ट्रीज जन्मने लगी। इन कंपनियों के फाउंडर्स, इंजीनियर्स इन पॉलिटेक्निक स्कूलों से निकलते थे। पॉलिटेक्निक स्कूलों का दौर चला, लेकिन एक बड़ी समस्या बाकी थी कि ये स्कूल ज़्यादातर शहरों तक सीमित थे। गांव के बच्चे अभी भी परंपरागत गिल्ड्स के स्कूलों में जो यूनियंस चलाती थीं, छोटी छोटी वर्कशॉप में रह जाते थे। तो गांव की आबादी के लिए पढ़ाई और काम दो अलग अलग दुनिया बन रही थी। इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी कि भाई हमको ऐसे लोग चाहिए जो किताबें भी पढ़ के आएँ लेकिन मशीनों को भी पकड़ के आएँ। यहाँ से जर्मनी के मशहूर ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम की नींव पड़ी, यानी कि आधा दिन क्लासरूम में थ्योरी पढ़ो और बाकी का आधा दिन फैक्ट्री में बिताओ असली मशीनों के साथ प्रैक्टिकल करते हुए। आइडिया नया था, स्कूल सिस्टम और फैक्ट्री एक होते जा रहे थे। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये मॉडल अपनाया जाने लगा और अब जर्मनी के पास सोचने वाले दिमाग भी थे और मशीनों से खेलने वाले हाथ भी हो गए। यानी लगभग 1850 तक वो फॉर्मूला तैयार हो चुका था जो आगे चलकर भविष्य में दुनिया के नक्शे पर आने वाले जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत में बदलने वाला था। हम इस वीडियो में कई बार बात कर चुके हैं कि जर्मनी कोई देश नहीं था, अलग अलग रियासतें थीं, 39 रियासतें थीं, सबकी अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग नीतियां थीं। और फिर इस बिखरे हुए नक्शे से निकला एक नाम, ऑटो वॉन बिस्मार्क। पहले रशिया के प्रधानमंत्री थे और 1871 में नवनिर्मित जर्मनी के पहले चांसलर बने। बिस्मार्क कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो थे रणनीतिकार। बिस्मार्क समझते थे कि सिर्फ सेना और युद्ध से राष्ट्र नहीं बनते, ज़रूरत है एक पढ़े लिखे, अनुशासित और तकनीकी रूप से कुशल समाज की। इसलिए उन्होंने शिक्षा को क्लासरूम और किताबों तक सीमित नहीं रहने दिया। 1850 में कुछ राज्यों में जो ड्यूअल एजुकेशन के प्रयोग अलग अलग राज्यों में हुए थे, आधा दिन स्कूल और आधा दिन वर्कशॉप वाले, तो बिस्मार्क ने उनको पूरे नए बने राष्ट्र यानी जर्मनी राष्ट्र की नीति का हिस्सा बना दिया। अब बिस्मार्क की रणनीति देखिए। एक शिक्षा नीति से उन्होंने 3 लक्ष्य साध लिए। पहले, औद्योगिक क्रांति की प्रेरणा पूरे देश में फैल गई कि फैक्ट्रियों के बिना अब जर्मनी पिछड़ जाएगा। दूसरा, एजुकेशन को इस तरह मोड़ा कि मजदूरों को हुनर और जॉब में स्थिरता दोनों मिलने लगे। और तीसरा, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने एजुकेशन के केंद्र में जर्मन लैंग्वेज, संस्कृति और अनुशासन को रखा, तो राष्ट्रवाद भी मजबूत हुआ। बिस्मार्क ने 1871 के बाद जो एजुकेशन में बदलाव किए, उसमें हर बच्चे के लिए 6 से 14 साल तक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। स्टैंडर्ड सिलेबस सिस्टम बनाया गया और इसके लिए ट्रेंड टीचर्स की पूरी फौज खड़ी की गई। और सबसे अहम बात, स्कूल और फैक्ट्री का गठजोड़ पूरे जर्मनी में हो गया। बच्चे हफ्ते में कुछ दिन स्कूल में पढ़ने जाते और कुछ दिन फैक्ट्री में सीखने जाते। तो पढ़ाई और काम की साझेदारी अब पूरे जर्मनी का मॉडल बन गई थी। ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा अब सबको दिखने लगा। माता पिता कहते थे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और नौकरी भी पक्की हो गई। उद्योगपति कहते थे भाई हमको अब ट्रेंड, रेडी टू वर्क कर्मचारी मिलता है। और स्टेट यानी राज्य यानी सत्ता, उसको अनुशासित और कुशल नागरिक मिल रहे थे। सन 1900 आते आते ये मॉडल पूरे जर्मनी में गहराई से स्थापित हो गया था। और इसका असर ये हुआ कि 1870 के दशक में जहाँ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50-60% थी, 20 साल के अंदर अंदर ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम की वजह से 90% अटेंडेंस होने लगी 1890 में। और लड़कियों की एजुकेशन भी आगे बढ़ गई। और ये सब 1890 में हो रहा था। उस समय हमारे देश में क्या चल रहा था उस पर एक अलग से वीडियो में बात करेंगे हम। लेकिन अभी बात जर्मनी की करते हैं। जर्मनी में इस सफलता के पीछे एक कहीं अंडरकरंट तनाव का भी चल रहा था। बिस्मार्क के बाद काइजर विल्हेम के दौर में स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था कि सत्ता का आदेश पालन होना चाहिए और आदेश का पालन ही हर नागरिक का कर्तव्य है। क्रिटिकल थिंकिंग दबाई जा रही थी। सिलेबस में काइजर के प्रति निष्ठा सबसे ऊपर ले आई गई थी। जो युवा थे वो विज्ञान और तकनीक में तो विश्व स्तरीय ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आलोचनात्मक क्षमता कमज़ोर होने लगी थी।
1914 तक जर्मनी के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड युवा पीढ़ी थी, लेकिन वो काइजर की नीतियों पर सवाल उठाना नहीं जानते थे। काइजर जो है वो निरंकुश हो गया था और इसी वजह से काइजर की नीतियों ने जर्मनी को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वार 1 में झोंक दिया। एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड युवा बिना सवाल उठाए काइजर के कहने पे युद्ध के मैदान में उतरते चले गए और 1918 में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई। लाखों जानें चली गई। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो एजुकेशन की वजह से खड़ी हुई थी तबाह हो गई। काइजर विल्हेम को गद्दी छोड़नी पड़ी और 1871 में बना हुआ जर्मन साम्राज्य जो नया नया ही बना था ढह गया। अब जर्मनी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि टूटी हुई अर्थव्यवस्था और हारा हुआ राष्ट्र और एक बिखरा हुआ समाज क्या फिर से शिक्षा के दम पर खड़ा हो पाएगा? क्या एजुकेशन फिर से जर्मनी को खड़ा कर पाएगी? 1919 में वाइमा नामक शहर में एक नया संविधान बना और पहली बार जर्मनी ने खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, वाइमार रिपब्लिक। इस नए दौर का संदेश था अब जर्मनी सिर्फ सेना और राजाओं का नहीं बल्कि जनता के राज से चलेगा। वाइमार गणराज्य के नेताओं ने काइसर के दौर की सबसे बड़ी गलती पहचानी कि काइसर के दौर में बच्चों को सोचने की आज़ादी नहीं दी गई थी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की दृष्टि विकसित नहीं की गई थी, बच्चों को केवल अंधा राष्ट्रवाद और आदेश पालन सिखाया जा रहा था। उनका मानना था कि इसी वजह से पूरा समाज बिना सवाल उठाए युद्ध की आग में कूद पड़ा था और इसीलिए 1919 के वाइमर के संविधान में एजुकेशन को नया दर्जा मिला। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था समझना। एजुकेशन अब हर नागरिक का पहली बार मौलिक अधिकार बनी। संविधान के तहत राज्य की जिम्मेदारी तय की गई कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। सिलेबस में डेमोक्रेसी, फ्रीडम, क्रिटिकल थिंकिंग इन सबको जगह दी गई। 1919 के संविधान में पहली बार लिखा गया कि एजुकेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। कंपल्सरी स्कूलिंग की एज बढ़ा दी गई। टीचर ट्रेनिंग का नया ढांचा बना ताकि पूरे देश में ट्रेंड टीचर्स की फौज खड़ी हो जाए। आर्ट, साइंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन सबको सिलेबस का हिस्सा बनाया गया। वाइमर रिपब्लिक चाहता था कि अब एजुकेशन सिर्फ आज्ञाकारी सैनिक तैयार नहीं करे बल्कि फ्री सिटीजन तैयार करे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी के हिसाब से नहीं चलता। 1920 का दशक, वाइमर के सुधार अभी जड़ें भी नहीं जमा पाए थे कि 2 बड़ी चोटें लगी। पहला, जर्मन मार्क जो उनकी मुद्रा थी, जर्मन मार्क की कीमत इतनी गिर गई कि वहाँ चर्चा चलने लगी कि लोग रोटी खरीदने के लिए ठेलों में नोट लेके जाते थे और टीचर्स जो थे वो अपनी तनख्वाह से 1 हफ्ते का राशन तक नहीं खरीद पाते थे। स्कूलों की फंडिंग रोक दी गई या घटा दी गई। कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद होने लगे और फिर आया 1929 का वो ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका के शेयर बाजार में ज़बरदस्त धमाका हुआ और उसकी गूंज जर्मनी तक पहुंची। बेरोजगारी 60 लाख के पार पहुंच गई 1929 में। सरकार के पास स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। कई जगहों पे बच्चे स्कूल छोड़ के केवल फैक्ट्रियों में काम करने लगे। आर्थिक संकट के साथ साथ जर्मनी की सड़कों पर एक असंतोष फैलने लगा। लोगों को लगा कि लोकतंत्र कमज़ोर है। देखिए, एजुकेशन मिल नहीं रही थी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही थी, तो लोगों को इधर उधर से, जैसे आज की तारीख में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, वैसे ही प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी चलती होगी और उसने समझा दिया कि लोकतंत्र कमज़ोर है। इससे सड़कों पर असंतोष फैला और एक नई तरीके का खालीपन आ गया जिसमें जो फासिस्ट ताकतें थीं वो धीरे धीरे अपना जहर खोलने लगी। यही वो खालीपन था जिसमें 1930 के दशक में एक नया नेता जर्मनी में उभरा जिसने एजुकेशन को ज्ञान का स्रोत नहीं, अपने प्रोपेगेंडा और तानाशाही का हथियार बना दिया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। स्कूलों में अंधराष्ट्रवादी संगठनों की घुसपैठ शुरू हो चुकी थी और बच्चों के स्कूल बाद के कार्यक्रमों में नाजी कार्यकर्ता आर्यन श्रेष्ठता की उनको कहानियां सुनाया करते थे। इतिहास और साहित्य को राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। युद्ध नायकों की कहानियां बढ़ा चढ़ा के सुनाई जाती थी। टीचर्स यूनियन में नाजी समर्थकों को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था। ये सब धीरे धीरे एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी हो रही थी। और फिर 1933 हिटलर सत्ता में आया और जर्मनी की सड़कों पर केवल नाजी झंडे नहीं लहराए, बच्चों के दिमाग पर भी नाजी ठप्पे लगने शुरू हो गए। पहला हमला हुआ सिलेबस पर। डेमोक्रेसी और ह्यूमन वैल्यूज़ वाले सारे पन्ने फाड़ दिए गए। उनकी जगह पाठ्यक्रम में लिखी गई वर्साइल्स की गद्दारी और हिटलर की रेस जो थी उसकी महानता की कहानियाँ।
लेबेंसराउम का सबक यानी पड़ोसी देशों पर कब्जा हमारा हक है, ये समझाना एजुकेशन का पर्पस बन गया। विज्ञान बचा नहीं, गणित के सवालों में तोप और गोलियों की गिनती सिखाई जाने लगी, फिजिक्स में हथियारों की रेंज पे बात होने लगी, राशन कुंडे नाम के एक नकली विज्ञान का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें लिखा गया कि यहूदियों की निम्न नस्ल साइंटिफिक रूप से प्रूफ करने के फॉर्मूले बच्चों को सिखाए जाते थे। तो एजुकेशन जो था वो अब ज्ञान के लिए नहीं, प्रोपेगेंडा के लिए काम कर रहा था। और टीचर का मतलब था नाजी प्रचारक। हर एक टीचर के लिए नाजी टीचर्स लीग में शामिल होना ज़रूरी था, और जो मना करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। नए टीचर पहले नाजी विचारधारा की ट्रेनिंग लेते थे, तब उनको क्लासरूम दिया जाता था। अब वे पढ़ाते नहीं थे, वो हिटलर का मैसेज लेके क्लासरूम में खड़े होते थे। और स्कूल के बाद की शामें भी हिटलर की थी। हिटलर यूथ की सेना बनाई गई जिसमें 10 साल की उम्र से लड़कों की हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका मार्च निकलवाया जाता था, नाजी इतिहास की उनसे किताबें पढ़वाई जाती थीं, लड़कियों को सिखाया जाता था कि तुम्हारा काम है घर संभालना और हिटलर वाली शुद्ध नस्ल को आगे बढ़ाना। खेल, दोस्ती, विचार, इन सब पे हिटलर का कब्जा हो गया। और अनुशासन का मतलब था हिटलर की आज्ञा का पालन। क्लास में सवाल पूछना अपराध। शिक्षा का मतलब था हिटलर सही है यही मानना। गलती की सजा, पब्लिक में अपमान, सामूहिक दंड और कभी कभी मार पिटाई। 1935 नाजी सरकार ने यहूदियों को पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पहले उनको क्लास में अलग बिठाया गया, फिर खेलकूद, संगीत, सोशल एक्टिविटी से हटाया गया और अंततः सरकारी आदेश आया कि कोई भी यहूदी बच्चा जर्मनी के पब्लिक स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकेगा। ये सब एजुकेशन के इतिहास की कहानी है। स्कूल रजिस्टर से यहूदी छात्रों के नाम काट दिए गए। टीचर्स को चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की सहानुभूति देशद्रोह मानी जाएगी। और परिणाम, एक पूरी पीढ़ी का ब्रेन वॉश कर दिया गया। ये शिक्षा नहीं थी, राजा के प्रोपेगेंडा को, तानाशाह राजा के प्रोपेगेंडा को दिमाग में बिठा देने की मशीन थी। और इसी एजुकेशन सिस्टम की बदौलत हिटलर ने युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर ली जो हिटलर के इशारे पर इतनी मारकाट मचाते थे कि हॉलोकास्ट जैसी त्रासदियाँ उनको लगा ये तो न्यू नॉर्मल है। ये पढ़ी लिखी पूरी की पूरी पीढ़ी हिटलर ने एजुकेशन सिस्टम से खड़ी की, अमानवीय पीढ़ी। इसलिए मैंने कहा कि राजा अगर खराब हो तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन फिर भी वक्त तो हिटलर के लिए भी नहीं ठहरना था। 1945 में हिटलर का साम्राज्य खंडहरों में बदल गया। जर्मनी हार चुका था, सड़कों पर खंडहर थे, फैक्ट्रियां राख हो चुकी थीं और बच्चों के दिमाग में सिर्फ आज्ञा पालन, नफरत और युद्ध भरा था। और पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब ये राष्ट्र कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन वही जर्मनी आज जर्मन इंजीनियरिंग का नाम बन चुका है। कैसे? जर्मनी ने दुनिया को दिखाया कि राष्ट्र की ताकत हथियारों में नहीं, बच्चों के दिमाग में होती है। उन्होंने समझा इस बात को कि अगर नई पीढ़ी को सिर्फ किताबें पढ़ाई और उसको सोचने की शक्ति नहीं दी तो इतिहास फिर से वही गलती दोहराएगा। नई सरकार ने फिर शिक्षा का सहारा लिया, नफरत की जगह मानवता पढ़ाई, विज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग को, इनोवेशन को क्लासरूम की धड़कन बनाया। लक्ष्य साफ था, हम सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन नहीं, सोचने और काम करने वाले दिमाग तैयार करेंगे। वीडियो 1 में हम बता चुके हैं कि हिटलर के बाद का जर्मनी कैसे खड़ा हुआ। इस पर हम पूरी बात वीडियो 1 में कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि जर्मनी कैसे उठा, सवाल यह है कि भारत कब उठेगा। 1945 में खंडहर से उठकर जर्मनी ने 25 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज भी हमारे करोड़ों बच्चे किताब, लैब और लैपटॉप इन सबसे वंचित है। भविष्य क्लासरूम में बनता है। जर्मनी ने वक्त रहते समझ लिया, हमने अभी तक नहीं समझा। अगर हम चाहते हैं कि 2047 का भारत सिर्फ युवा देश नहीं, सिर्फ युवा भारत नहीं, बल्कि दुनिया में आधुनिकता, तरक्की और नई सोच का भारत बने, तो हमको भी वही करना होगा। शिक्षा को हथियार बनाना होगा। राष्ट्र वहीं से उठते हैं जहां से बच्चे सोचना सीखते हैं, स्कूल से, एजुकेशन से।